हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिस इज पहले मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ। दिस इज फॉर 71st बीपीएससी मेंस। जो भी 71st बीपीएससी मेंस दे रहे हैं या फिर जिनका इंटरव्यू है, तो दिस वीडियो इज फॉर देम। यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू स्टडी। हम लोग पीवाईक्यू एनालाइज करके यूपीएससी का पीवाईक्यू, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू, बीपीएससी का पीवाईक्यू एंड डीएसओ का पीवाईक्यू देख के हम लोग कुछ कुछ आइडेंटिफाई किए थीम्स जहाँ से सवाल पूछ रहा है एंड वेरी हाई प्रोबेबल है उसका सवाल पूछने का टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि एडिटोरियल में ज़्यादा आया है, एक्सप्लेन वाले पार्ट में ज़्यादा आया है, इसीलिए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेंस बैच वाले एमएमपी वाले बैच में उनके लिए ऑलरेडी आईआर का आप लोग के लिए वो क्या कहते हैं जिसमें पीडीएफ है फॉर आईआर। इसके अलावा ये जो वन पेजर वाला है इसको थरली आपको प्रिपेयर करना है। जो 56 पेजेस का है, 60 पेज का है, इसको आपको थरली प्रैक्टिस करना है। बहुत इन डेप्थ में सारा चीज़ दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज, क्रैम दिस एंड यू हैव टू राइट इट एज इट इज़। उसके एकेडमिक कीवर्ड्स ऑलरेडी डला हुआ है, आपको वैसे ही लिखना है। और ये जो लेक्चर्स होगा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले आईआर से, फिर विल गो टू इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। सो दिस आर द हाई प्रोबेबल करंट अफेयर्स टॉपिक दैट यू विल सी इन योर पेपर। अगर इस नहीं भी आया इसका कोरिलेशन के साथ साथ आप इसको लिख भी सकते हो। सो विदाउट फर्दर वेस्टेज लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। यू कैन सी ये 2024 का यूपीएससी पीवाईक्यू है और पीएसआईआर ऑप्शनल में सवाल आया था। Discuss the potential role that India could play as a leader of the global south in realizing the goal of establishing a new international economic order in the 21st century. ग्लोबल साउथ हर महीने अगर आप पढ़ोगे ना 5 6 आर्टिकल कंसर्न्स अबाउट ग्लोबल साउथ, इट इज बिकमिंग अ न्यू करेंसी फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर जितने भी लो डेवलपिंग कंट्रीज है दैट आर गेटिंग इवॉल्व। सो दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। What diplomatic steps has India taken to articulate the interests of global south in international politics? Don't you think same as it is सवाल आपके 8 मार्कर में आएगा या आपके 38 मार्कर में ये आ जाएगा? वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्लोबल साउथ? पहले तो ये देखो, ये ब्रांड लाइन होता है, दिस डिवाइड्स आर नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये ब्रांड लाइन होता है। यू हैव टू मेक दिस, ये वाला चीज ना याद कर लेना, मैप कैसे बनाते हैं फटाफट। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं या फिर मैं भी ना आपको बता दूंगा कैसे उसको ना करते हैं। तो देखो ये ब्रांड लाइन है, ये डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसे बाइफरकेट करता है। ऊपर वाले डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नीचे वाले डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सो दिस आर द डेवलपिंग कंट्रीज। साउथ अमेरिका में अफ्रीका हो गया, अपना प्यारा भारत हो गया, बैरिंग ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल साउथ। अब वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसर्न क्या है, क्यों इट इज इंपॉर्टेंट, वाई ग्लोबल साउथ मैटर्स टुडे। देखो पहला तो एक तो भेदभाव हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। जितने भी बड़े डेवलपिंग कंट्रीज थे, डेवलप कंट्रीज थे, दे हैड द फर्स्ट होल्ड। उनके पास सारा चीज आ गया था, उनके पास सारा ऑटोनमी आ गया था। उसी कारण से जो नीचे के कंट्रीज हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, पर से ये लोग बहुत जद्दोजहद करना पड़ गया। उनके उनके लिए उतना नहीं था, ना फाइनेंशियल लिटरेसी था, ना उनको इतना डेट मिला, ना कुछ मिला। तो इसी कारण से वो लोग वीक पड़ गए, उतना डेवलप नहीं कर पाए। नाउ देयर इज अ नीड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको पुश चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज वो अब थोप रहे कि यार क्लाइमेट वाला प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम उन लोग ने किया, अब हम लोग को वो बोल रहे कि नहीं आप लोग को नहीं करना है। क्यों भाई, हम लोग तो अभी डेवलपिंग कंट्री, हम लोग को तो डेवलप्ड होना है। तो इसीलिए आवाज उठाया गया ग्लोबल साउथ का। एंड व्हाई डज इट मैटर? क्लाइमेट चेंज डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन पुअर कंट्रीज। अब पुअर कंट्रीज है, दे आर नाउ स्टार्टिंग द थिंग। अब यहीं पे उन लोग को बोल देता है कि नहीं आप लोग बहुत ज्यादा CO2 ये कर रहे हो। इंडिया पे आता है, एलिगेशन आता है कि इंडिया बहुत ज्यादा CO2 कर रहा है। तो क्यों नहीं करे? आप अपने टाइम पे 1800 के टाइम पे, 1900 के टाइम पे यू वर डिस्प्रोपोर्शनलिटी causing this pollution. Now if India is doing that, आप उस पर ये कर रहे हो। तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक कमेटी होना चाहिए, एक लोगों का संगठन होना चाहिए, तभी जाके वो बात को रेज कर सकोगे। इसीलिए ग्लोबल साउथ मैटर्स टुडे। डेट डिस्ट्रेस, अफ्रीकन कंट्रीज को देखते हो कितना डेप्थ में रहते हैं। अफ्रीका में आधातर चाइना का चीज ही है, तो वो ऐसी डेट ट्रैप करके रखे हैं। श्रीलंका को देख लोगे, हमन टोटा पोर्ट। वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी इनिक्विटीज, अब जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आते हैं सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। यूएसए हो गया, जर्मनी, जापान, ये सब में आते हैं। यहाँ पे आते आते बहुत लेट हो जाता है। पोलराइजेशन बिटवीन यूएस लेड वेस्ट, अभी आप देखते होगे ना, चाइना
जो ट्रम्प का पॉलिसी है, वो हर जगह से बाहर निकल रहा है, चाइना सेंट्रिक अल्टरनेटिव्स है, तो इन दोनों के बीच में ना सैंडविच हो रखा है कहीं ग्लोबल साउथ। तो देयर इज़ नो वन टू रेज़ दिस कंसर्न, और इंडिया इस पे बहुत लीड अपना लेके इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है कि ना ग्लोबल साउथ शुड बी द न्यू करेंसी, एम्प्लीफाई कर रहा है अपना वॉइस। समझ में आ गया? पूरा स्टोरी समझ में आया? और इंडिया का जो विश्व बंधु वाला है, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वासुदेव कुटुंबकम का, तो वो नारा को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया लाया है, फॉर एडवोकेटिंग फॉर इंक्लूसिविटी इन ग्लोबल गवर्नेंस। राइट? इतना मैंने ये वाला चीज़ समझाया, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब यहाँ पे है, क्या इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? सवाल यहाँ पे आता है, इंडिया क्या-क्या रोल प्ले कर सकता है? अब यहाँ पे एज़ इट इज़ लिखना है, इंडियाज़ रोल, जो मैं बता रहा हूँ ना, एज़ इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना है, इंडियाज़ रोल इन चैम्पियनिंग द कॉज़ ऑफ, इन चैम्पियनिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। यार मैं तो बहुत दिनों के बाद टैबलेट में लिख रहा हूँ ना, राइटिंग, ये आपका आएगा, जो भी सवाल आएगा, क्योंकि सवाल पूछेगा ही आपको कि इंडिया का रोल क्या है उसमें। तो पहला रोल मुझे लिख रहा है, ब्रिजिंग डिवाइड इन ग्लोबल फोरम, ब्रिजिंग डिवाइड इन ग्लोबल फोरम, ठीक है? ब्रिज कर रहा है डिवाइड, विश्व बंधु जो है, एग्जाम्पल G20 प्रेसिडेंसी इंडिया किया था, तो उसमें इंडिया अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया था, परमानेंट इंक्लूजन एज अ परमानेंट मेंबर। इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ पे होता है? क्वाड में हो गया, तो यहाँ पे रेस करता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है? इसके अलावा सस्टेनेबल क्लाइमेट लीडरशिप में, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट लीडरशिप में, ठीक है? जैसे एग्जांपल क्या हो गया, मिशन लाइफ हो गया, मिशन लाइफ हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया। ये सब में इंडिया ने एडवोकेट किया है फॉर सस्टेनेबल यूज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इसका आधार हो गया, ठीक है? और इसी मॉडल को ना 50 कंट्री ने ये किया है, इस मॉडल को सराहना है और अपने कंट्री में इसको यूज किया है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो गया, अभी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, ऑपरेशन दोस्त पढ़ा होगा, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में किया था। तो ये सब क्या है, इंडिया दिखा रहा है कि यार ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया प्रोवाइड करता है। व्हाई इंडियाज रोल इन चैंपियनिंग ग्लोबल साउथ में, ये देखो, आप चैंपियन कब बनोगे, आप लीडर कब बनोगे, व्हेन यू आर हेल्पिंग द डिस्ट्रेस पीपल इन देयर टाइम ऑफ डिफिकल्ट situation. You are bridging the divide in global forum. You are unequivocally you are raising the demand in UNSC. आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, क्वाड में, ब्रिक्स में, आप जाके रेस कर रहे हो, दैट इज स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लीडरशिप इन ग्लोबल साउथ। समझ में आया? तो यही है सिग्निफिकेंस। देखो, मोरल क्रेडिबिलिटी, एक तो इंडिया का मोरल क्रेडिबिलिटी याद कर लेना, डायरेक्ट आपको लिखना है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एनहांस एंगेजेस ऑल ब्लॉक्स विदाउट अलायंस रिजिडिटी। ब्रिज बिल्डर रोल, जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, दोनों चीज आपको यूज करना है। ब्रिजिंग डिवाइड वाला पार्ट हो गया, है ना, ये ब्रिजिंग डिवाइड वाला पार्ट हो गया। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट लीडरशिप हो गया, DPI हो गया, राइट। डेवलपमेंट फर्स्ट नैरेटिव, इंडिया का फर्स्ट क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। इनहांस ग्लोबल स्टैंडिंग, फ्रॉम रूल फॉलोअर टू रूल शेपर। तो क्या इतना रोज़ी है पिक्चर? जी नहीं, रोज़ी नहीं है। देयर आर सम चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस आर लाइक दिस, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब देखो, इंडिया के पास संसाधन, तो रिसोर्सेज जो है, ये हमारे पास लिमिटेड है, राइट? वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी कैन नॉट जस्ट डोनेट एवरीथिंग टू अदर नेशंस ना। वी आर ऑलरेडी, हमारा हंगर इंडेक्स में आप रैंक देखोगे पुअर है ना, पोवर्टी में इंडिया का रैंक पुअर है। स्टिल MPI में लिखा गया है कि इतना सारे लोग पुअर है। तो इंडिया कैन नॉट मेक ऑल देयर रिसोर्सेज फॉर अदर पीपल, वी हैव टू यूज इट फॉर अस ऑल्सो। तो ये कारण से इतना ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा बकायदा चाइना। चाइना क्योंकि उसके पास सरप्लस है सारा चीजें का, इसीलिए वो कर सकता है। तो पहला इशू आपने देख लिया, रिसोर्स का कंच है। दूसरा, चाइना का फैक्टर, चाइना आप देखते होगे ना, हर जगह चाइना का एंट्री है। मिडिल ईस्ट में देखोगे, अफ्रीका में देखोगे, साउथ एशिया में देखोगे, हर जगह चाइना का फैक्टर है। तो ये यू हैव टू राइट दिस। एक्सपेक्टेशन डिलीवरी गैप, अब ये चीज आपको पता होगा, बीइंग एन इंडियन, जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है और हमारा डिलीवरी होता है। एक्सपेक्टेशन में आप देखते होगे ना, स्कीम्स आता होगा कि यार ये स्कीम्स पे इतना सारा होगा, बट एक्चुअल में आप देखते होगे ना, क्या वो डिलीवरी हो पाता है वैसा? देयर इज अ ह्यूज गैप, वायबिलिटी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक मसला होता है। दिस आर द challenges which inhibit India on becoming to becoming the main leader of the world.
आप चाइना देखोगे ना, चाइना प्रोमिसेस, चाइना जो करता है वो कर देता है सही टाइम पे। Geopolitical pressure, balancing relation with major powers, institutional limit. There are some institutional limit also. Slow reform of global governance bodies. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सस्टेन डेवलपमेंट पार्टनरशिप होना चाहिए। स्केल डिजिटल पब्लिक गुड को स्केल करो। चैंपियन क्लाइमेट जस्टिस। देखो ये सब ना ब्राउनी पॉइंट्स आपको दिलाएगा। चैंपियनिंग क्लाइमेट जस्टिस, डीप एंड साउथ साउथ कॉपरेशन, पुश मल्टीलैटरल forums, deliver on commitment. So this will eventually enhance our global south credibility. लास्ट में ये कोट लिख देना, द ग्लोबल साउथ डज नॉट सीक चैरिटी, इट सीक्स पार्टनरशिप। आंख बंद करो और मुझे बताओ, व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ इन करंट वर्ल्ड ऑर्डर। सोचो क्या क्या प्रॉब्लम है, कंसर्न्स क्या क्या है। एक तो मेरे को याद हो रहा है यूएनएससी, क्या मुझे बताओ, एकदम ध्यान से सुनना। कंसर्न क्या क्या है? क्या यूएनएससी में रिप्रेजेंटेशन है? जी, वेरी गुड, आपने सही बोला, यूएनएससी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो लोग कैसे सुनेंगे उनकी बात? ठीक है, पहला वो चीज समझ में आ गया। उसके अलावा क्या होता है, क्लाइमेट जस्टिस, जो भी बाहर का हो रहा है, यूएसए चाइना जो भी कर रहा है, तो क्या बस पोल्यूशन यहीं पे रहेगा? जी नहीं, पोल्यूशन तो आएगा ना, नीचे भी तो आएगा। तो इन लोग जब कुछ कर नहीं रहे, ग्लोबल साउथ वाले कुछ कर नहीं रहे, तो इन पे खामखा ये पोल्यूशन क्यों आ रहा है? अब अब मान लो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, तो इसमें फंसते कौन है? ग्लोबल साउथ, क्योंकि सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो रहा है, सप्लाई चेन यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है। बबल मंडप हो गया, रेड सी हो गया, ये सब एरिया में ब्लॉकेज हो जा रहा है, तो इसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा। तो यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ है वो सफर कर रहा है। सो दिस आर द कंसर्निंग फैक्टर। डेट क्राइसिस हो गया, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज हो गया, लंका जैसी कंट्रीज दे आर फेसिंग हाई एक्सटर्नल डेब्ट। कोविड-19 आया, तो ये सब उस कारण से आया। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, ये आपने देख लिया। अब इंडिया इसमें क्या स्टैंड रख सकता है? इंडिया को मोबिलाइज करना है। अब कैसे इसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? तो स्ट्रेंथन करने के लिए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो जैसे यही इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोग ग्लोबल साउथ करके एक प्लेटफॉर्म बनाना है, उसमें रेस करें हम लोग वॉइस को, हम लोग सालाना बैठे बात करें, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना है। अब जैसे ना ये भी सवाल इस बार आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ना, प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, यूएन80 इनिशिएटिव ये इसलिए लाया गया है ताकि जितने भी नए जो आ रहे हैं ना, तो वो ओवरशैडो ना करे यूएन को। क्योंकि यूएन देखो अपना काम उतना नहीं कर पा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो उसका मैंडेट था वो नहीं कर पा रहा है, जस्ट बैकिंग ऑन यूएसए, और जो भी नया हो रहा है, इसराइल ईरान पे कोई स्टैंड ही नहीं है उसका। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। फिर इसको डेवलपमेंट फाइनेंस मिलना चाहिए फ्रॉम मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज, ठीक है, फाइनेंस उसको मिलना चाहिए। इंडिया ने चैंपियन ये किया है ना, ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड के बारे में किया है, ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड। अब फंड ही नहीं रहेगा तो ये कैसे, बस पेपर में तो नहीं हो सकता ना बात है कि बड़े बड़े हम लोग पुल बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो देयर शुड बी अ फंड, देयर शुड बी अ कलेक्टिव फंड, ठीक है। और ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने का है। तो ये सब चीज करोगे तो ग्लोबल साउथ हमारा प्रोलिफरेट होगा। डीप एंड साउथ साउथ कॉपरेशन हो गया, चैंपियन क्लाइमेट जस्टिस हो गया, पुश मल्टीलेटरल फोरम। तो ये चीज करोगे तो हमारा ग्लोबल साउथ प्रोलिफरेट करेगा। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। और इसके कुछ कुछ कीवर्ड्स और कुछ कुछ डेटा याद कर लो। 85% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में रहते हैं। 70% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन कमिंग डिकेट्स, और 60% के आसपास वो जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। 65% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। समझ में आया? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया इन द ग्लोबल साउथ। इस पे जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से पढ़ना। बैच वाले उनको ये पीडीएफ मिलेगा, यहाँ से नोट्स बनाना, ठीक है। और ये जो मैं एनोटेड पीडीएफ भेज रहा हूँ इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, और ये वीडियो को बार बार रिवाइज करना। आपका ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट मेरा ज़िम्मा है। अब ऑलरेडी आप लोगों का देखो हिस्ट्री का वो पीडीएफ पूरा डल चुका है जितना भी है, ठीक है। इसके अलावा आपको वैल्यू एडिशन मिला है, 1 पेज नोट्स मिला है आपको, आपको रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन मिला हुआ है। ये 3 करोगे, हिस्ट्री पार्ट इज़ डन। पॉलिटी का आपको मिल चुका है पूरा। अब उसमें भी एक 1 पेज वाला नोट्स बन रहा है। इकोनॉमी का भी पूरा 222 पेज का है, उसका भी 1 पेज बन रहा है। साइंस एंड टेक का तो आपको मिल ही चुका है, और इसके साथ-साथ हम लोग विज़न वाला भी ऐड करेंगे सारा चीज़ें। ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। चलो, हमारा ग्लोबल साउथ कंप्लीट हो गया, ये आपने क्वेश्चन देखा था, और यहाँ पे कंक्लूजन यूज करना। एज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर aptly puts it, this is a time for us to engage America, manage China, cultivate Europe, reassure Russia, bring Japan into play, draw neighbors in, extend the neighborhood, and expand traditional constituency of support.
By leveraging its diplomatic agility, India can position itself as a bridge between diverse global interests, ensuring a more inclusive. इसको कट शॉर्ट करके आप कहीं भी कोई भी IR के क्वेश्चन में लिख सकते हो, जस्ट कोटिंग डॉक्टर एस जयशंकर। समझ में आया? ऐसे करना होता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज मिडिल ईस्ट डायनेमिक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मिडिल ईस्ट का डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे युद्ध चल रहा है ना, ईरान और इसका चल रहा है, इसराइल का चल रहा है, ये सारा चीज़ चल रहा है। पहले तो मुझे बताओ व्हाई मिडिल ईस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। PYQ देख लो 2018 का है। इंडिया इसराइल विद रशिया का ये सेम ईरान पे आया है, UAE पे आया है। ठीक है, तो इस पे सवाल आते रहता है। पहला तो सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दो। क्यों मिडिल ईस्ट क्रूशियल है भारत के लिए? 2 मिनट इस समय दे, 2 मिनट ही, आप पॉज करो और सोच के बताओ। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ना इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, और ना ये राइज ही कर रहा है। 51% से अब 53% हो गया है। जनवरी का डेटा मैं बता रहा हूँ, 3.85% डेटा हो गया है। ठीक है, 2024 का डेटा है, 2025 का डेटा है। तो इंडिया हाईली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे। 53% इंडिया का डिपेंडेंसी ऑन मिडिल ईस्ट है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वाला आपका ये हो गया। दूसरा क्या होगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट के मामले पे मिडिल ईस्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। दोनों के बीच में ट्रेड होता है। ठीक है, डेटा मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। दोनों के बीच में डेटा मतलब वही 150 बिलियन के आसपास होगा। 200 बिलियन तो नहीं है, 150 बिलियन के आसपास कुछ है। इसी के लिए इंडिया ने FTA साइन किया है। ठीक है, आपको याद होगा आईमेक कॉरिडोर एक बना हुआ है टू स्ट्रेंथन दिस इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया आईमेक। ठीक है। अच्छा, UAE है ना इंडिया का थर्ड जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, दो हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ रेमिटेंसेस क्या होता है? बाहर जो NRI लोग होते हैं वहाँ पैसे भेजते हैं यहाँ पे। तो एक डेटा आपको दे रहा हूँ, बहुत सही डेटा है। 66% ऑफ NRI जो है ना वो वहीं पे गल्फ वाले कंट्री में वर्क करते हैं। UAE में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में। ठीक है, तो 66% ऑफ NRI वहां से करते हैं। तो समझ रहे हैं कितना ज्यादा रेमिटेंस स्रोत है। ठीक है। और क्या है? आपका कल्चरल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हज के लिए लोग जाते हैं। फिर बाप्स मंदिर है। एग्जाम्पल बॉलीवुड दे सकते हो, बॉलीवुड कल्चर वहाँ पे है। ठीक है। हज के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे उमरान करने। ठीक है, ये सारा चीज़ है। और भी आप दे सकते हो क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट में टेक्नोलॉजी वाला दे सकते हो, टेक्नोलॉजी। ठीक है, UAE के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। डिफेंस दे सकते हो। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई मिडिल ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडिया रिलेशन विद की एक्टर्स। इंडिया इजराइल का कहाँ का रिलेशन है? डिफेंस में, सिक्योरिटी कॉपरेशन में, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनोवेशन। यहाँ पे इंडिया और इजराइल का है। इंडिया और ईरान का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पार्टनर, चाबहार पोर्ट फॉर अफगानिस्तान, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंस। इंडिया एंड गल्फ अरब स्टेट, एनर्जी पार्टनर, इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, डायस्पोरा होस्ट कंट्रीज। ठीक है, गल्फ के साथ यहाँ पे एनर्जी पार्टनर, मेन तो एनर्जी पार्टनर पे ही है। वॉर मिडिल ईस्ट मैटर्स टू इंडिया। 60% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल, 50% था, मतलब वही अप्रॉक्स। ये अभी बढ़ गया है। ठीक है, 53 जनवरी 2025 का डेटा में बताया था। डायस्पोरा 9 मिलियन पीपल वहां पे रहता है। ट्रेड कनेक्टिविटी आपने देख लिया। ये चीज है। इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस, इशू बेस्ड इंगेजमेंट, कंडेम्स। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का जो है, इंडिया कंडेम करता है टेररिज्म को। सपोर्ट्स ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये तो हमेशा इंडिया ने कहा। अवॉइड टेकिंग साइड इन रीजनल राइवलरीज। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नो फॉर्मल अलायंस। इंडिया का कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है कि इंडिया UAE के साथ है, इसराइल के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस है। डी हाइफेनेशन पॉलिसी है। रिलेशन विद इसराइल नॉट एट कॉस्ट ऑफ अरब और ईरानियन टाइज। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज बैलेंसिंग क्या होता है? एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिया का वही है। एनर्जी को जो डाइवर्सिफिकेशन है, एनर्जी का पोर्टफोलियो है, दिस इज मोर डेंस नाउ। एनर्जी सिक्योरिटी है। डायस्पोरा प्रोटेक्शन है, वहाँ पे जो इंडिया के जितने भी एनआरआईज रहते हैं तो उनका इवैक्यूएशन एंड वेलफेयर ड्यूरिंग क्राइसिस हो गया। स्ट्रैटेजिक ऑटोनमी है, रीजनल क्रेडिबिलिटी है।
चैलेंजेस क्या-क्या है? इश्यू एक तो एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी है, कभी भी वहाँ पे युद्ध होते रहता है, मिडल ईस्ट इज़ वेरी वोलेटाइल, तो उससे प्राइस हमारा बढ़ जाता है। जैसे हूथ के अटैक्स रेड सी में हुआ था, ओपेक प्रोडक्शन कॉस्ट कट कम किया था, तो उसके कारण से डिसरप्शन हो गया था, इंडिया का जो इम्पोर्ट कॉस्ट था बढ़ गया था, ठीक है? फिर आईमैक का जो काम है उतना अच्छे तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा चीज़ है। डायस्पोरा वल्नरेबिलिटी, प्रेशर फ्रॉम मेजर पावर्स, एक्सपेक्टेशन टू अलाइन विद ब्लॉक्स, कनेक्टिविटी डिसरप्शन जहाँ मैंने बताया रेड सी वाले एरिया में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ वाले एरिया में हमेशा कुछ ना कुछ तनावपूर्ण होते रहता है। तो ये सारा चीज़ प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेबर राइट का इश्यू है, कफ़ाला वाला भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, बट स्टिल देयर आर सम इश्यू। जो वहाँ पे वर्कफ़ोर्स होता है ना, उनको फेस करना पड़ता है, जॉब लॉसेस हो गया, टॉर्चर होता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहाँ पे रहने का सही से व्यवस्था नहीं होता है। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं, तो दे मस्ट बी नोइंग दिस कि वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? डिप्लोमैटिक न्यूट्रलिटी होना चाहिए, एनर्जी डाइवर्सिफी जब भी सवाल आएगा ना मिडल ईस्ट का, यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, डायस्पोरा सेफ्टी मैकेनिज़्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, रीजनल डायलॉग फैसिलिटेशन, सस्टेन्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। समझ में आया? मिडल ईस्ट का जब भी सवाल आएगा व्हाट यू हैव टू राइट दिस, व्हाट यू हैव टू राइट एनर्जी सिक्योरिटी, 51 ये ग्राफ बनाना, ठीक है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस हो गया, कल्चरल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो गया, टेक्नोलॉजी डिफेंस हो गया। मैं तेज जा रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा-सा प्रैक्टिस किया है। अब ये प्रीलिम्स नहीं है कि आप टू मेक यू लर्न फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे यू मस्ट बी नोइंग इफ यू आर क्वालिफाइड यू बीपीएससी प्रीलिम्स देन यू माइट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स। आपको एज़ इट इज़ ये सब कीवर्ड्स लिखना है एंड दिस विल कम ओनली विद प्रैक्टिस, ओनली विद आफ्टर रीडिंग मेनी टाइम्स। ये पीडीएफ को यू हैव टू मेमोराइज़ दिस। ये सब कीवर्ड मुझे दिखना है। आईआर का सवाल में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, de-hyphenation policy. These are the academic keywords that are the demand of the question. Multilateral and humanitarian diplomacy. This has to come. If there is a question, then you cannot afford to miss Chabahar port. You cannot afford to miss IMEC if there is a question concerning Middle East. Right? Very good. चलो अब आते हैं हम लोग ये वाला पार्ट में, रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको बताया था यूएनएटी इनिशिएटिव। पहले तो समझो यूएनएटी इनिशिएटिव है क्या। मार्च 2025 को आया था यूएन का 80 एनिवर्सरी करने के लिए। To make the UN agile, integrated, efficient and impactful despite shrinking resources, क्योंकि यूएन का छवि बहुत दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। क्या यूएन डेड हो गया? क्या यूएन खत्म हो गया? इस चीज को टैकल करने के लिए यूएन 80 लाया गया। टू बी मोर जो नो सिविक सेंस वाला था ना, तो इनके लिए परफेक्ट होता है। तो ये इन्होंने सोचा कि अब रिफॉर्म की बारी आ गई है, अब हमें करना है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, नया नया चीज लाना, तो इसलिए यूएन 80 लाया गया है। की रिफॉर्म में क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अपडेटेड पीस ऑपरेशन मॉडल्स, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के लिए न्यू ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट, development system, reconfigure UN country team and regional setups, institutional merger, possible merger with overlapping roles, UNDP, UNOPS. नीड क्या क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, यूएनएससी कंपोजिशन इज आउटडेटेड, क्योंकि यूएन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का है, उसका जो मापदंड है वो आउटडेटेड हो चुका है। जितने भी मेंबर्स है, अब नए मेंबर जो इवॉल्विंग हो रहे, जो इकोनॉमी ज्यादा है, उनको परमानेंट मेंबर बनाना, क्रेडिबिलिटी एरोशन ड्यू टू वीटो ड्रिवन डेडलॉक्स एंड अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ नॉर्म्स। यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन में कोई ज़्यादा स्टैंड नहीं ले पाए, उनको रोक नहीं पाए, तो ये फेलियर है, मतलब पॉसिबली फेलियर है। गवर्नेंस में न्यू इशू नया-नया आ रहा है, साइबर थ्रेट आ रहा है, एआई का आ रहा है, साइबर बुलिंग आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट आ रहा है, ये सब चीज़ मेंशन नहीं है, दे आर ऑब्सोलेट, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल में क्या है? श्रिंकिंग फाइनेंसेस, फाइनेंसेस नहीं है, अब यूएसए भी बैक अलग होने वाला है, आउटडेटेड डिजिटल सिस्टम है, फ्रैगमेंटेड एजेंसीज विद ओवरलैपिंग रोल्स। तो ये सब कारण से यूएन ने सोचा कि अब टाइम आ गया हम लोग को इवॉल्व करना है, एंड दिस माइट बी अ क्वेश्चन, यूएन80 इनिशिएटिव पे एक सवाल आ सकता है, मल्टीलेटरल पे आ सकता है कि मल्टीलेटरल क्यों फेल कर रहा है, व्हाई इट इज नॉट प्रोलिफरेटिंग एज इट वाज, एज इट यूज्ड टू बी। ठीक है, इंडिया का सपोर्ट देखो, इंडिया मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में क्या है, इंडिया पुश फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखो। डेमोग्राफिक एंड सिविलाइजेशन वेट, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन है, 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी इंडिया से ही है। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, इंडिया सबसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, प्लूरलिटी पे है, रिलीजियस टॉलरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बेस्ड पॉलिटी इंडिया फॉलो करता है, तो एवरीथिंग दैट अदर मेंबर्स हैव, तो इंडिया के पास भी सारा चीज है, तो व्हाई शुडंट इंडिया। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस, अमंग टॉप ग्लोबल इकोनॉमी है पीपीपी मॉडल पे, कि इंडो पैसिफिक स्टेक होल्डर है,
peacekeeping and security contribution among the largest UN peacekeeping troops contributors historically. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को चैंपियन करता है इंडिया। तो ये सारा चीज़ है कि क्यों इंडिया इज कॉलिंग फॉर इट्स परमानेंट मेंबरशिप ऑन इन यूएनएससी। बट देयर आर सम आर्गुमेंट्स टू काउंटर आर्गुमेंट क्या है? एक्सपेंशन विल मेक यूएनएससी इनएफिशिएंट। ये कह रहे हैं कि यूएनएससी को एक्सपैंड करेंगे तो वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। रीजनल राइवल्स अपोज इंडिया, चाइना, सबको पता है पाकिस्तानी लोग अपोज करते हैं इंडिया का स्टैंड। अगर इंडिया बन जाएगा तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? लेजिटिमेसी बढ़ जाएगा यूएनएससी को, ग्लोबल साउथ का जो नारा है उसको और चैंपियनशिप मिल जाएगा। इक्विटी इन ग्लोबल गवर्नेंस ब्रिंग्स डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ इन मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबल साउथ एम्पावर होगा और इंडियाज ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल टेकर से इंडिया रूल शेपर बन जाएगा। चैलेंजेस तो मैंने यही बताया, हर्डल है 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, वीटो असिस्टेंस है यहाँ पे चाइना का। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है इंडिया नहीं है? इंडिया बिल्कुल है। इंडिया G4 हो, ये ब्रिक्स हो गया, आपका बिम्स्टेक हो गया, आसियान में भी पार्टनरिंग कर रही है, ग्लोबल साउथ का इंडिया है, I2U2 है, तो ये सब में इंडिया अपना कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया शुड बी देयर इन यूएनएससी, बट वीटो पावर आप समझ रहे हो कौन करवा रहा है। इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट रिफॉर्म विल लूज रिलेवेंस। अच्छा कोट है, इसको यूज कर सकते हो। तो समझ में आया सवाल कैसे पूछते हो और आपको क्या क्या लिखना है? ये 1 पेज नोट बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी, इसको बार बार पढ़ो। एक पेज में आपका सारा चीज कवर हो जाएगा इसमें। डिस्टर्बेंसेस इन इंडियाज नेबरहुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हर पूरा बॉर्डर में ही परेशानी है। पाकिस्तान में क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आर्मी सिविलियन पावर टसल है, IMF बेल आउट इंडिपेंडेंस से। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। अगर धुरंधर मूवी देखा होगा तो वही सारा चीज है। स्मगलिंग होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, फिर क्या कहते हैं करेंसी का ये होता है, स्मगलिंग होता है। लंका में क्या हुआ था? पोस्ट 2022 से इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था। चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी है। इंडिया ने क्या उसमें किया था? असिस्टेंस दिया था, फ्यूल फूड क्रेडिट लाइन्स था। बांग्लादेश में भी देखो ना, इलेक्शन हुआ है, नया पार्टी जीता है, बट वहां पे इससे पहले तख्ता पलट हुआ था, जिसके कारण से बहुत अटैक हुआ था माइनॉरिटी पे वहां पे। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? लोग वहां से माइग्रेट करके इंडिया आ रहे हैं। बॉर्डर बहुत ही पोरस है, तो इससे इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा है। नेपाल में आपने भी जनजी रेवोल्यूशन देखा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या है? पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म। म्यांमार में हो रहा है, अफगानिस्तान, मालदीव्स में हो रहा है, तो ये सारा चीज है। क्या क्या ड्राइवर्स है एक नेबरहुड इंस्टेबिलिटी होने का? वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री और अथॉरिटेरियन डोमिनेंस, डेट डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रेफ्यूजी फ्लोज, फ्रेजाइल स्टेट्स इनवाइट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या हो रहा है? सिक्योरिटी, टेररिज्म, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी, रेडिकलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पर्पज से। देखो आपको कैसे लिखना है आंसर, आपको मैं बता रहा हूँ इसका इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया। पहला आप देखो सिक्योरिटी, जैसे मैं रहता सिक्योरिटी में, फिर इसको बाइफरकेट करता अलग अलग में। सिक्योरिटी में क्या होगा? एक टेररिज्म होगा, टेररिज्म बढ़ेगा, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी होगा, रेडिकलाइजेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, रेडिकलाइजेशन होगा, ठीक है, साइबर वॉरफेयर होगा। सिक्योरिटी में तो सारा आ जाएगा ना। इकोनॉमिक में ट्रेड डिसरप्शन होगा, कनेक्शन डिलेज होगा, ह्यूमैनिटेरियन में रेफ्यूजीज, डिजास्टर रिलीफ बर्डन, स्ट्रैटेजिक में चाइनाज BRI एंड मिलिट्री फुटप्रिंट। इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप हो गया, सिक्योरिटी कॉपरेशन, बेल आउट इंडिया करता है, कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन, BBIN हो गया, बिम्स्टेक, कालादान हो गया। चैलेंजेस क्या है? चाइना को तो आएगा, देखो हर जगह चाइना आएगा। पॉलिटिकल वोलेटिलिटी, अब सामने वाला बदलने नहीं चाहता तो आप क्या कर लोगे? आप तो दूर से देख रहे हो ना, एक्टर हो आप। लीडरशिप इन द नेबरहुड रिक्वायर्स पेशेंस एंड परसिस्टेंस। धुरंधर मूवी देखे हो, धैर्य और समय, धैर्य और एक और चीज के बारे में बात करता था वो लोग, तो वही बोलता था कि इंडिया का नेबरहुड जो है उसको अगर समझना है, उसमें अगर शोहरत हासिल करना है तो यू शुड हैव पेशेंस। रीजनल स्टेबिलिटी को कैसे करेंगे? सस्टेन डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इंटीग्रेट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइज, ये आप नेपाल से आराम से सीख सकते हो। काउंटर टेरर कॉपरेशन, रेजिलियंट रीजनल इंस्टीट्यूशन। अ स्टेबल नेबरहुड इज इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अगर यही खराब हो गया, हमारा नेबरहुड हो गया, तो हमारा बहुत सारा टाइम इसी में जाता है, मनी, टाइम, बहुत सारा चीज वेस्ट होता है।
नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। जेंजी रेवोल्यूशन 2 टोस का होगा। नेपाल में जेंजी रेवोल्यूशन जो हुआ था, इसका हम लोग ने मॉक में सवाल ही पूछा था। देखो सवाल था 2025 जेंजी प्रोटेस्ट, और ये एज इट इज छप के आपका पीवाईक्यू जो 71st मेंस है, इसमें आपका एज इट इज सवाल आने वाला है, लिख के ले लो अभी, ठीक है। Gen Z protests triggered by digital censorship and deeper governance deficits signals a new phase of youth-led development mobilization. Analyze their causes, mode of protest, and political implication, including shifts in digital right and accountability. How did the unrest affect India, especially Bihar, across economic security and political dimensions, and what lessons India emerged for India's neighborhood policy? 38 मार्कर में आपका सारा चीज आ गया है इसमें। सी राजा मोहन का व्यू से ये है, जेंजी इज अ डिसरप्टिव पॉलिटिकल जनरेशन डिमांडिंग अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो पुराना सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसको रिफॉर्मेशन मांगती है। जेंजी प्रोटेस्ट जो हुआ, वो क्यों हुआ था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल स्पेस इनटू पॉलिटिकल एरेनास, यूज ऑफ इंस्टाग्राम टिकटॉक हो गया, असर्शन ऑफ यूथ लीडर एज अ पॉलिटिकल फोर्स, राइज ऑफ मीम बेस्ड एंड सिंबॉलिक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉजेज देखो क्या क्या है। पेस्टल अप्रोच पॉलिटिकल था। एक तो वहाँ पे जो सियासतदार थे, तो उनका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, क्रॉनिज़्म था, नेपोटिज़्म था। जितने बड़े-बड़े ओहदे पे थे, उनके बच्चे, उनके जो नीचे लोग थे, तो वो बहुत रईस थे, और नीचे बाकी लोग ऐसे ही गरीबी में रह रहे थे। तो इससे क्या हुआ, कोलैप्स हुआ ट्रस्ट स्टेट का। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। सोशल में एलिट प्रिविलेज को इन लोग देखे, फिर इन लोग बोले कि यार हम लोग का जो हम लोग के पैसे पे तो इन लोग पनप रहे हैं, और ऐसा इन लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया बैन, अटैक ऑन यूथ आइडेंटिटी। सोशल मीडिया बैन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तो उससे इन लोग आहत हुए कि यार हम लोग का एक ही चीज़ है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, वो भी आपने बैन कर दिया। जेंजी मोबिलाइजेशन, डिजिटल सेंसरशिप इनटू गवर्नेंस डेफिसिट प्लस यूथ एस्पिरेशन डिवाइडेड बाय स्टेट रिस्पांसिबिलिटीज। ये एज इट इज फॉर्मूला आप बना के आ सकते हो। डिजिटल सेंसरशिप और गवर्नेंस डेफिसिट दोनों प्रोमोलगेट किया। यूथ एस्पिरेशन डिवाइडेड बाय स्टेट, स्टेट का रिस्पॉन्सिवनेस बहुत कम था, इसी कारण से ये जेंसी मोबिलाइजेशन हुआ। ये बहुत अच्छे से आप यूज करना। मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट, यूथ लेड प्रोटेस्ट 2.0, टेक एम्पावरमेंट था, कल्चरल एक्सप्रेशन था, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, कोई ऊपर से नहीं था, अपने सारे लोग अपने पार्टिसिपेट किए थे। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नेपाल प्रोटेस्ट में क्या हुआ? पॉलिटिकल शिफ्ट, डिजिटल राइट रिकॉग्नाइज हुआ, अकाउंटेबिलिटी प्रेशर हुआ उन पे, अकाउंटेबिलिटी प्रेशर इंटेंसिफाइड, डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ ओल्ड पॉलिटिकल एलिट्स, इमेज ऑफ निबो किड्स इन लग्जरी कार सेलिब्रेट वाइडली, एरोडिंग एलिट लेजिटिमेसी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे और बिहार पे पर्टिकुलरली क्या पड़ेगा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट वही, अब ट्रेड डिसरप्ट होगा, सिक्योरिटी ज़्यादा हाइटेंड बॉर्डर विजिलेंस होगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? अब ये देखो ये है ना, रेजोनेंस बेस्ड होता है, डोमिनो इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि जो जेंजी है वो भी वोकिज्म की तरफ जाएंगे, तो फिर वो भी कर सकते हैं। लेसन इंडिया क्या लर्न कर सकता है? स्ट्रेंथन क्राइसिस कोऑर्डिनेशन। समय से पहले इंडिया को क्राइसिस को एब्सॉल्व करना है। इंडिया इज परफेक्टली डूइंग दैट। डीप एंड यूथ एकेडमी, देखो सबसे बड़ा कोई भी कंट्री का एसेट होता है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया इज ब्लेस्ड विद दिस। ठीक है, तो इंडिया को लेवरेज करना होगा। अगर यूथ अगर आपसे नाराज हो गया ना, तो यूथ कैन टॉपल एनी गवर्नमेंट। यू हैव सीन दिस इन नेपाल। तो इसीलिए डीप एंड यूथ एंड एकेडमिक engagement, पटना यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी एक्सचेंज। लास्ट में आर्टिकल 51 एंड एजी 17 कॉल फॉर कोऑपरेटिव लॉ बेस्ड एंगेजमेंट थ्रू पार्टनरशिप लाइक बिम्स्टेक एंड सार्क। तो इसके तहत आप क्या कर सकते हो? प्यार मोहब्बत से आप रह सकते हो, और जो जेंजी प्रोटेस्ट है वैसा वापस से नहीं होगा। तो यही था। तो आपने जो देख लिया की ड्राइवर्स क्या था, पॉलिटिकल आपने देख लिया, इकोनॉमिक देख लिया, सोशल। यहाँ से बेहतर ये वाला पार्ट आप कर लेना, ठीक है। जो कैवलिन टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, केटीएम टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका मॉडल आंसर बहुत बहुत अच्छा है, मतलब बहुत डिटेल वे में। तो प्लीज उसको देखोगे तो आपका सारा चीज कवर हो जाएगा। इंडिया ईएफटी टीएपी ये छोड़ सकते हो। मैंने इसको दिसंबर वाला भी नहीं था, नवंबर वाले में जो इंडिया यूएसए का जो हुआ था उसमें मैंने करवाया एफटीए। अभी दिसंबर का जो विजन आएगा वो मैं आपके ग्रुप में करवाऊंगा। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, सो सॉरी, जनवरी वाला जनवरी में आएगा। दिसंबर वाला मुझे बचा है, दिसंबर वाला मैं करवा दूंगा अभी आप लोग के लिए, ठीक है। ग्लोबल बायोफिल अलायंस, यू कैन स्किप दिस। डायरेक्ट सवाल यहाँ पे नहीं आएगा, आपको बस जिक्र करना है कि इंडिया का जो स्टैंड है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें बायोफ्यूल अलायंस को आपको बस जिक्र करना है। कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव को भी आप स्किप कर सकते हो, आर्टिक पॉलिसी भी आप स्किप कर सकते हो। तो विद दिस आईआर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इसके अलावा भी आएगा, 2-3 वॉल्यूम इसका भी आएगा। तो ये जितने भी 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, प्लीज़ इसको अच्छे से थॉरली पढ़ो, बाकी इंटरनेट का यूज़ करो, और इसमें से सवाल आपका आने का बहुत हद तक चांस है।
और आपको समझ में आ गया लिखना कैसे होता है। तो वही है, इसको अच्छे से पढ़ो और करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, ये चलते रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यू वांट दिस और नॉट। ये आपके 71st, 72nd सब में काम आएगा। 72nd के लिए काम आएगा, 71st के लिए काम आएगा। जो यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, उनके लिए काम आने वाला है। तो अच्छे से पढ़ो और ये पीडीएफ आप लोग के पेड ग्रुप में डला हुआ है, आप लोग जॉइन कर सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।